तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वी हैव अ 4 kilograms ऑफ सर्टेन गैस which is contained in a piston cylinder device. Okay, the gas undergoes a process for which pressure volume relationship is given by this equation. ठीक है, तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे पास अगर इफ यू कैन सी कि ये जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है इसमें कुछ गैस है और ये एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, एज यू कैन सी कि जो पिस्टन है वो टुवर्ड्स राइट जो मूव कर रहा है, तो ये गैस एक्सपेंड करेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस जो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से आपस में रिलेट कर सकते हैं वो इस इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, द इनिशियल प्रेशर इज 3 बार। ठीक है, जो P1 है हमारे पास वो 3 बार है। इनिशियल वॉल्यूम इज 0.1 मीटर क्यूब एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन से भी मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि एक्चुअली जो आपके पास एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 0.2 मीटर क्यूब V2 जो है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है 0.2 मीटर क्यूब है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है गैस की, वो U2 माइनस U1 माइनस 4.6 किलो जूल्स पर केजी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा कि माइनस साइन क्यों आ रही है। ठीक है, देर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजुअली तो हम ये अजम्पशन खुद ही करते हैं कि स्टैटिक सिस्टम है, यानी कि स्टेशनरी सिस्टम है, तो उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो हम वो अजम्पशन हमारी डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, लास्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द नेट हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस। ठीक है, अच्छा नेट हीट ट्रांसफर का वर्ड यूज किया है तो मैंने यहाँ पे इसलिए डेल्टा क्यू डायरेक्ट मालूम कर लिया। ऑल्थो के मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मुझे एक्सप्लेन करती है कि यार जब कोई गैस एनर्जी इन नहीं हो रही, ठीक है, और गैस जब एक्सपेंड कर रही है तो कोई कूलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्यू आउट होना चाहिए खाली, लेकिन मैंने इसको सिर्फ जनरली डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। तो अजम्पशन में हमारे पास क्या है, गैस क्लोज सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो ये क्लोज सिस्टम प्रॉब्लम में मास ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड, प्रोसेस इज डिस्क्राइब बाय प्रेशर और वॉल्यूम का इक्वेशन है जिससे ये प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका एक्सपेंशन प्रोसेस है। ठीक है, थर्ड, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास चेंजेस इन द काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, अब क्योंकि ये बाउंड्री मूव कर रही है तो क्या हो रहा है, कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में वर्क डन की डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, बट इंस्टेड हमें जो है ना एक प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप गिवन है जिसकी बेसिस से जिसको यूज करते हुए हम जो है वो वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग थ्रू द फिगर या थ्रू द प्रोसेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पिस्टन मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये बेसिकली एक मूविंग बाउंड्री वर्क होगा। ठीक है ना, तो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास जो गैस का मैस है वो है 4 kg। ठीक है, प्रेशर जो है हमारे पास 0.1 पे, यानी कि एक्सपेंशन के स्टार्ट से पहले, ठीक है, वो है 3 बार, और 1 बार जो इक्वल होता है 10⁵ पास्कल्स के होता है। ठीक है, तो इसको मैंने 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लिया, पास्कल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, वॉल्यूम V1 और V2 गिवन है, इस तरह से इंटरनल एनर्जी का चेंज भी हमें गिवन है। अच्छा, इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हमें गिवन है, यानी कि पर यूनिट किलोग्राम गिवन है, तो हम इसको मास से मल्टीप्लाई करके किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो तुम्हें नेट हीट ट्रांसफर चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा अपनी एनर्जी बैलेंस की जो बिल्कुल जनरल फॉर्म है अगेन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में ये टर्म्स मौजूद होती हैं, क्यू इन डब्ल्यू इन, क्यू आउट डब्ल्यू आउट, एंड जो आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, सॉरी एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं आप लोगों को जैसा सिखाया है आपने क्लास में, अपना जो प्रॉब्लम है हमेशा इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, कि आपने जनरल फॉर्म की तमाम टर्म्स लिख ली हैं, अब मैं फिगर आउट करूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ एलिमिनेट करनी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर कोई वर्क इनपुट नहीं है क्योंकि सिर्फ आपके पास ये जो पिस्टन है ये आउटपुट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ वर्क आउटपुट की टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लस हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा। नेट हीट ट्रांसफर का मतलब है कि चेंज ऑफ दी हीट ट्रांसफर क्या होगा, डेल्टा क्यू कितना होगा। ठीक है,
तो मैं इन दोनों क्यू इन और क्यू आउट को जो है वो डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करवा लूंगा, ठीक है। प्लस जो चेंज इन दी इंटरनल चेंज इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों हमें पता है कि जीरो है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। तो अब मैं कुछ टर्म्स को जो है वो एलिमिनेट कर सकता हूँ, वर्क इनपुट नहीं है, चेंज ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वो कुछ तरह से आ जाएगी, ठीक है। और क्यू इन माइनस क्यू आउट को मैं डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो बाकी जो वर्क आउटपुट की टर्म है, क्योंकि डेल्टा क्यू मुझे मालूम करना है, तो मैं इसको अरेंज करवा लूंगा इक्वेशन को डेल्टा क्यू की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज़ नॉन है, डेल्टा यू मुझे पता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पता है, मैं इसको एम टाइम्स यू टू माइनस यू वन करूंगा तो मुझे डेल्टा यू पता चल जाएगा, ठीक है ना बेटा। और वर्क आउटपुट जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो थोड़ी सी इसके चेंज है विद कंपेयर टू जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए। हमने बेसिकली क्या करना है, एक मूविंग बाउंड्री वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लास के लेक्चर्स में समझाया था कि जो आपका मूविंग बाउंड्री वर्क है, ठीक है, वो हम प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सॉरी, प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर ये 1.5 क्या आ रहा है सर, बताया मैं हुआ? मुझे बता रहा हूँ एक सेकंड। देखो, हमें ये रिलेशन जो है ना क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इस रिलेशन के साथ जो है ना एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है विद रेस्ट टू द पावर 1.5, ठीक है, ये स्टेट वन की मुझे कांस्टेंट को डिफाइन कर रखी है, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जिस तरह से बॉयल्स लॉ होता था ना, ठीक है, कि पी वी इक्वल्स टू सी, ठीक है, हम डिफाइन कर देते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है। तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं रह रहा, बल्कि वॉल्यूम टू द पावर 1.5 वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इसमें, ओके सर। ठीक है, तो इसमें इस प्रोडक्ट के साथ जो आपका जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट वन और टू, सॉरी, ये जो प्रोडक्ट आपके पास वन और टू पे है ये कांस्टेंट रहेगी। और ये जो पूरी लाइन आपके पास नजर आ रही है ना यहाँ पे, कि जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व के ऊपर ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम टेंस टू द पावर 1.5, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं जो पहली बात ये बता रहा था आप लोगों को कि जो एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, बीनीथ दिस कर्व जितना भी एरिया होगा, ठीक है, वो डिफाइन करेगा कि आपके पास इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है। और इसको मुझे कैलकुलेट करने का आपको तरीका बताया था कि हम क्या करेंगे, इसके स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। एक सिंपल रेक्टेंगुलर बार कंसिडर कर लेंगे और उसको तमाम रेक्टेंगुलर बार्स को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मुझे टोटल एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम की जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार का एरिया क्या हो सकता है, प्रेशर टाइम्स डेल्टा वी, ठीक है। तो ये एक सिंगल बार का जो एरिया होगा वो प्रेशर टाइम डेल्टा वी होगा। इंटीग्रेट कर रहा हूँ वन टू टू, यानी कि पॉइंट वन से लेके टू तक मैं इंटीग्रेट करवा रहा हूँ, तो मुझे टोटल एरिया पता चल रहा है इस कर्व के जो विद इन द कर्व या अंडर द कर्व जो एरिया मुझे पता चल रहा है, ठीक है। अब ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, क्या सर जी, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सर पूछ लो जी। सर ये चीज समझ नहीं आई सर, मतलब कि पी के ऊपर वी के ऊपर 1.5 कैसे आया था? बेटा ये मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है, वो इस इक्वेशन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम पावर वन के साथ रिलेट करे, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जब पावर जो है वन से एक्सीड कर जाए, ठीक है। लेट से मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम की पावर टू भी तो हो सकती है, ठीक है। अगर वॉल्यूम प्रेशर और वॉल्यूम की पावर वन, अगर पावर वन होगी तो उसमें क्या होगा, एक लीनियर कर्व होगा, ऐसे ही है ना। अगर मैं वन रखूंगा यहाँ पे, 1.5 नहीं रखूंगा तो क्या होगा, एक लीनियर कर्व बनेगा, वन से लेके टू तक एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, जिस तरह से बॉयल्स लॉ में होती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो पावर 1.5 के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल
पावर 1 के साथ रिलेट नहीं कर रहा, 1.5 के साथ कर रहा है। ये इस एक्सपेंशन प्रोसेस की कंडीशन हमें ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। एक्सपेंशन प्रोसेस डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि वर्क डन हर प्रोसेस का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए, ठीक है, वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है। मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हो तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्रेशर को मुझे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी मैं इसको इंटीग्रेट करवा सकता हूँ ना, ठीक है। और प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम डिफाइन करने के लिए आई कैन यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। यानी कि प्रेशर, अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि कांस्टेंट ओवर v रेज़ टू द पावर 1.5 वो प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो आई कैन सिंपली राइट इन द प्लेस ऑफ प्रेशर कि मैं इसको c टू द पावर b माइनस 1.5 से रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। आप इंटीग्रेशन जब भी कर सकते हैं जब आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो इंटीग्रेंड के वेरिएबल के फॉर्म में हो, ठीक है। यानी कि x dx की इंटीग्रेशन हो सकती है, y dy की इंटीग्रेशन हो सकती है, लेकिन कभी भी p और dv की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि मैं प्रेशर को जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जब भी मैं इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हमने एक इक्वेशन जो है हमें गिवन है कि प्रेशर और वॉल्यूम को हम किस तरीके से आपस में रिलेट कर सकते हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन, क्योंकि ये c जो है कांस्टेंट है, ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर मूव कर सकता हूँ, और विद इन द इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, v रेज़ टू द पावर माइनस 1.5 dv, ओके। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, सिर्फ पावर ऐड हो जाएगी तो ये माइनस 1.5 से 0.5 रह जाएगा, और जो आपके पास एक्सपोनेंट टर्म होगी वो नीचे डिवीजन में आ जाएगी, ओके। 1 से 2 जो इसकी इंटीग्रेशन लिमिट है, 1 से 0.1 और 2 क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से कि पिस्टन जो एक्सपेंड कर रहा है पोजीशन 1 से लेके पोजीशन 2 की तरफ, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये इसकी दोनों लिमिट्स मौजूद है, ओके। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस 0.5 जो है ये एक्चुअली क्या होता है, -2 होता है, 1/2 है ना ये, ठीक है। तो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2c, और ये जो विद इन दी ब्रैकेट्स हमारे पास v2 पावर -0.5 माइनस v1 पावर -0.5, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई की यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक क्या है, कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट में आपको पता है कि किसी भी स्टेट के ऊपर ये जो प्रोडक्ट है ई और वी का, ठीक है, पावर 1:5 1.5, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो P1 V1 पावर 1.5 इक्वल्स टू P2 V2 पावर 1.5, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पे, एक स्टेट 1 पे, स्टेट 2 पे, और जितनी भी स्टेट्स हैं उन पे ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टेट 1 के ऊपर प्रेशर भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, तो मैं कांस्टेंट को रिप्लेस करवा लूंगा सिर्फ प्रेशर 1 की इस प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो कांस्टेंट को मैंने रिप्लेस करवा लिया प्रोडक्ट P1 V1 टेस्ट टू पावर 1.5, ठीक है। ये हमें इनिशियली इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसको यूज कर लिया, ठीक है। नाउ आपके पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। वर्क डन जो है वो सिंपली सब्सटीट्यूशन होगा, जो भी आपके पास वैल्यूज है। प्रेशर हमें पता था 3 बार है और 1 बार बराबर होता है 10 टू पावर 5 के, तो 3 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया। वॉल्यूम V1 गिवन था 0.1 मीटर क्यूब है, V2 जो है 0.2 मीटर क्यूब था, और V1 अगेन 0.1 है, ठीक है। इस इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वी एंड अप विथ 17.5 किलो जूस, 10 टू पावर 3 आएगा तो मैं इसलिए किलो जूस में रखा हुआ है। माइनस साइन आपका हुई कहाँ चली गई, तो जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो माइनस टाइम्स माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास प्लस में वर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो आपके पास ये प्लस में शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, मुझे नेट हीट ट्रांसफर पता करना था, तो मैं वापस अपने इस इक्वेशन पर आ जाऊंगा जो डेल्टा क्यू वाली इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि नाउ मुझे वर्क आउटपुट पता चल गया कितना हो रहा है, कि ये जो प्रोसेस 1 से 2 तक वर्क आउटपुट जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जो अभी लास्ट मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया 17.5, ठीक है। इसके अलावा जो डेल्टा यू थी
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बस अब ये क्वेश्चन ऐड हो रहा है, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। तो सर लिमिट पुट नहीं की। बेटा लिमिट पुट तो की अभी मैंने, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ठीक है, -4.6 की जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है U2 - 1। तो अभी जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था इंटरनल एनर्जी वाला, सॉरी लिमिट वाला, मैं बताएगा। सर आपने कहा था कि नेगेटिव क्यों आ रहा है बताएंगे, तो बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, सही। नेगेटिव इसलिए आ रहा है, देखो, सिर्फ मैं उसकी लॉजिक समझाया तो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो कि ये जो U2 - U1, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ फिर मैं नेगेटिव की लॉजिक बता रहा हूँ। कि मास जो इंटरनल एनर्जी है वो हमें किलो जूल्स पर केजी में गिवन थी। ठीक है, तो लाइक आई सेड यू बिफोर कि मैं तमाम टर्म्स को एक ही कंसिस्टेंट इक्वेशन में रखूंगा, क्योंकि वर्क आउटपुट मेरे पास यहाँ पे किलो जूल्स में आया ना। ठीक है, तो मैं इसको भी किलो जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ताकि तमाम इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं वो किलो जूल्स के अंदर ही है। ठीक है, तो U2 - U1 हमें गिवन था इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है किलो जूल्स पर केजी में गिवन था। अगर मुझे जो किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, उसको मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो M U2 - U1 करूंगा तो मुझे एक किलो जूल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। M टाइम्स किलो जूल्स में जो सॉरी जो स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा लिया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी से, तो मुझे की डेल्टा यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, वर्क आउटपुट 17.5 था, नेट हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास -8.26 किलो जूल। अच्छा, अब मैं तुम्हें वो सर जरा माइनस, हाँ सर जरा बैक करके बताइए सर कि मार्क्स कहाँ दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मार्क्स दिया हुआ था हमें। जी बेटा, एक सेकंड बता रहा हूँ। सही है सर, तो सही। ठीक है, ये 4 किलोग्राम्स की गिवन था। ठीक है, ओके। सो अब मैं वो लॉजिक समझा देता हूँ साइंस की। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कोई हम हीट ट्रांसफर मतलब कोई हीट इन नहीं कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, डेल्टा क्यूब नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये अपनी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ लूज कर रहा है। ठीक है, और वो इंटरनल एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, एक तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस में हो रही है। ठीक है, और साथ साथ ये एनर्जी जब एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, ठीक है, कोई भी गैस जब एक्सपेंड करती है तो क्या होता है, कूलिंग होती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, और उसके टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है ना, ओके सर। इसलिए नेगेटिव साइन आ रही है। प्लस कुछ एनर्जी जो आपके पास एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू यानी कि क्यू आउट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये यस नेगेटिव सर। साइन फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यू मींस दैट अ नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। ओके, फ्लो वर्क क्या होता है, फ्लो वर्क वो एनर्जी है, ठीक है, जो आपके पास रिक्वायर्ड होती है टू पुश द मास इनटू और आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो हम जितना भी मास इस सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है, वो उसको पुश करने के लिए सिस्टम के अंदर एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको हम फ्लो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जिसको मैं कल भी एक्सप्लेन किया था कि फ्लो एनर्जी क्या है, जो मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और वो डिपेंड कर रही होती है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो दिस वर्क इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग अ कंटिन्यूअस फ्लो थ्रू अ कंट्रोल वॉल्यूम। और यू नो डैट कि आप फोर्स को जो सॉरी वर्क को जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से शो कर सकते हैं। तो जितना भी वर्क रिक्वायर्ड है टू पुश दी मास इनटू दिस कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, हम उसको वर्क फ्लो वर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर इसमें मास और इन और आउट कहाँ से होता है, यानी कि यहाँ तो पिस्टन दोनों साइड से क्लोज हुआ हुआ है। नहीं नहीं, कि पिस्टन, ये देखो मैं ये तो बात समझ बोलने वाला था, तुमने एकदम से मुझसे जो है वो सवाल कर लिया। ये पिस्टन एक्चुअल पिस्टन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपको इमेजिनरी पिस्टन शो किया गया है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये आपको प्रोसेस को समझाने के लिए ये शो किया गया है कि एक काइंड ऑफ पिस्टन है। यहाँ पिस्टन नहीं होगा, यहाँ से पीछे एक और फ्लूइड ही होगा। ठीक है, जो उसको पुश कर रहा होगा आगे की सही तरफ। सही सही। ठीक है, सही है सिर्फ सर, यानी आपको वो ये, सही ये है। फिजिकल पिस्टन नहीं है, ये इमेजिनरी पिस्टन है। ठीक है ना, तो ये इमेजिनरी पिस्टन आपको एक वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वो वर्क डन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स बराबर है प्रेशर इनटू एरिया के। ठीक है, और फोर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है कि लेंथ एल पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम, एरिया टाइम्स लेंथ जो है वो वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, जो इसको जिस वॉल्यूम को हम ये कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लो वर्क इसलिए हम प्रेशर इनटू वॉल्यूम के प्रोडक्ट से शो कर रहे होते हैं।
अगर पर यूनिट मास लिखूंगा तो ये पीवी के टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिक उस पर आ जाता हूँ, बात पे जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अगर आपके पास एक स्टैटिक फ्लूइड होगा, तो मैं आपको चैप्टर 2 के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि उसकी 3 एनर्जीज होंगी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। लेकिन अगर एक मूविंग फ्लूइड होगा तो उसके अंदर एक और एनर्जी ऐड हो जाएगी, विच इज फ्लो एनर्जी, और फ्लो हम्म, मैं आपको अब पीछे वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक हो गया। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, ठीक है, अब मैं अपनी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी बेसिक एनर्जी बैलेंस से, ठीक है, और कुछ अजम्पशंस करेंगे। पहली अजम्पशन क्या है, द सिस्टम इज स्टेडी स्टेट, दैट इज द चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, ठीक है। तो विद इन द टर्बाइन, जैसे हमने टर्बाइन का कल एग्जाम्पल प्रॉब्लम किया था, विद इन द टर्बाइन जो आपके पास चेंजेस ऑफ एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है ना, डेल्टा ई डॉट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेंगी, जीरो रहेंगी, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए बेसिक अजम्पशन होती है, यानी कि अगर कोई मशीनरी आपकी लॉन्ग टाइम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस कर रही हो, ठीक है, तो उस केस में उसका जो मास इन इक्वल्स टू मास आउट हो जाता है, जितना मास इन हो रहा है उतना ही मास आउट हो रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। और कंजर्वेशन जो एनर्जी प्रिंसिपल है वो कह रहा होता है कि आपके पास टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है वो जीरो है, सिर्फ ई इन इक्वल्स टू ई आउट के बराबर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी की जो हमने अजम्पशंस की थी उसमें क्या था कि हीट ट्रांसफर जो इनसिग्निफिकेंट है, तो क्यू इन और क्यू आउट की टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको मैं जीरो कर सकता हूँ। प्लस जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है फ्लूइड का वो भी कांस्टेंट है। उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम फ्लूइड की वो जीरो की जा सकती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो वो डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है। और टर्बाइंस के केस में जो आपके पास वर्क इनपुट है वो जीरो होता है, ठीक है। अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ अपनी इक्वेशन को, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो ये ओपन सिस्टम के लिए मास इन और मास आउट की टर्म मैंने ऐड करवा दी है, ठीक है। जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है उसमें ये डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो खत्म हो जाएगा और ई इन इक्वल्स टू ई आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरी जो इक्वेशन है कि जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अगेन की चैप्टर 5 में जाऊंगा, इसलिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए तो परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपके पास नेट हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो जीरो है, क्यू इन और क्यू आउट की टर्म जीरो है। वर्क इनपुट कुछ भी नहीं है टर्बाइन के अंदर, ठीक है। जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाती हैं शाफ्ट का वर्क आउट प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो मास ट्रांसफर हो रहा है ना उसका चेंज आ जाता है खाली, ठीक है। तो मैंने वर्क आउटपुट को यहाँ पे लिख लिया कि ई मास इन माइनस ई मास आउट वाली जो टर्म है वो रह गई है, ठीक है। और लास्ट में जो डेल्टा यू की टर्म है, ठीक है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट की वजह से मैंने उसको भी जीरो कर दिया, ठीक है। और ये जो वी आ रहा था, सॉरी, जो ये स्मॉल स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब अगर आप नोटिस करो तो ये वही इक्वेशन है जो हमने मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन यूज की थी, ठीक है। लेकिन ये इतनी सारी अजम्पशंस के बाद ये इक्वेशन ड्राइव हुई है, ठीक है। अगर आपने अजम्पशंस, लेट सपोज कि मुझे टरबाइन का प्रोसेस गिवन है और उसमें हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर मैं ये क्यू इन और क्यू आउट को जीरो नहीं करूंगा। सेकंड, अगर जो टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में ये डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा। जो मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन आपको शो की गई थी, मैंने उसमें आपको बहुत क्लियरली समझा दिया था कि ये सिर्फ मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जीज को वहाँ पे शो कर रहा है, बाकी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जो आप देख सकते हो कि जो रिमेनिंग इक्वेशंस है उनको भी हम यूज, सॉरी, रिमेनिंग टर्म्स है उनको भी यूज कर सकते हैं, सही है।